टॉपिक चल रहा है हमारा संविधान की विशेषताएं। अच्छा, मैंने आप सभी को कहा था कि अगर सिलेक्शन करवाना है तो शुरुआत से एक स्ट्रेटेजी बना करके, एक तरीका, एक क्रम बना करके तैयारी करना शुरू कर दो, जिसमें मैंने पहला पॉइंट बताया था कि शुरुआत कहाँ से करनी है तैयारी की, सिलेबस से। सबसे पहले सिलेबस हो, सिलेबस होने के बाद आप एक रजिस्टर लीजिए, रजिस्टर में आपके टॉपिक लिखे हुए होने चाहिए। अपने हाथ से पूरा सिलेबस लिखोगे, टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे सारा का सारा, है ना। तो उस क्रम को पूरा करें भाई। उसके बाद एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक धीरे धीरे अपने उनको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। मान के चलिए कि आपके पास लास्ट 5 या 6 महीने, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको पता हो तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के लिए तो ऑथेंटिक रूप से वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन जो होना था सब्जेक्ट्स का, सीटों का, वो हो चुका है, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि शायद फर्स्ट ग्रेड की भर्ती पहले आएगी, ठीक है ना। लेकिन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड आगे पीछे रहेगी, कोई महीने डेढ़ महीने का अंतर रहेगा। आपका जो एक लक्ष्य है, मैंने आपको बताया था कि एक तरफ हो जाओ, या तो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, जो भी आप डिसाइड किया आपने, उस साइड होकर के अपनी तैयारी को शुरू कर दे, ठीक है। अब असमंजस की स्थिति बिल्कुल ना रखें, असमंजस वाली स्थिति छोड़ दें, ठीक है। हम टॉपिक पे बात करते हैं। संविधान की विशेषताएं चल रही है, आज इसको खत्म कर देते हैं टॉपिक को। मैंने आपको 12 विशेषताएं बताई थी, ठीक है। सबसे पहली विशेषता थी सबसे लंबा व लिखित संविधान है। नंबर 2, अनम्यता व नम्यता का मिश्रण है। संघात्मक शासन व्यवस्था है परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है। मैं ये समझता हूं कि कल मेरी क्लास लगाने के बाद आप समझ गए होंगे कि संघात्मक शासन क्या होता है, एकात्मक क्या होता है। संघात्मक में बहुत सारे राज्यों को जोड़ करके काम किया जाता है। संघात्मक में एक सर्वोच्च संविधान होता है, ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होता है, बहुत सारे राज्यों को मिलाकर के एक संघ बनता है। शक्ति पृथक्करण होता है संघात्मक में, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण कह सकते हो, यहाँ पे ज्यादा शब्द अच्छा रहेगा। शक्ति का विकेंद्रीकरण क्या होता है संघात्मक। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्ति को बांट दिया गया होता है। केंद्र के पास अपनी पावर होती है, राज्यों को पावर दी होती है, स्थानीय सरकारों को पावर दी होती है, ये क्रम रहता है, ठीक है। उसके बाद एकात्मक में क्या होता है, एकात्मक में शक्ति पृथक्करण नहीं होता, एकीकरण होता है। शक्ति का एकीकरण किया गया होता है, एक ही व्यक्ति के पास में सारी पावर होती है, ठीक है। त्रिस्तरीय सरकार है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। सरकार का संसदीय स्वरूप, इस पॉइंट पे हम कल बात कर रहे थे ना, 5वें पॉइंट पे बात कर रहे थे कि सरकार, भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारतीय संविधान सरकार के संसदीय रूप को दर्शाता है, या संसद की सर्वोच्चता को दर्शाता है। इसी पॉइंट पे बात हो रही थी। सबसे लंबा लिखित संविधान, भारत का संविधान, इसके ऊपर चर्चा होगी थी। उसके बाद संघात्मक शासन व्यवस्था पर बात हो गई। उसके बाद त्रिस्तरीय सरकार पे, सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था को सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप, ये प्रश्न आया हुआ है, वेस्टमिनिस्टर स्वरूप मंत्रिमंडलीय सरकार या उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन, इंग्लैंड से ली गई। ये मतलब भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई, इसीलिए उसे वेस्टमिनिस्टर स्वरूप कहा गया, ठीक है। उसके बाद है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस देखा। अच्छा, यहाँ पर मेरी एक चर्चा हुई थी आपके साथ में कि गणतंत्र शब्द पर बात आई थी, है ना। कल मैंने कहा था कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, जबकि इंग्लैंड एक गणतंत्र राष्ट्र नहीं है। भारत में लोकतंत्र है, इंग्लैंड में भी लोकतंत्र है, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र सब जगह, लेकिन भारत में संसदीय शासन व्यवस्था। देखो एक चीज है ना, मैंने आपको लिखा है, एक डिफरेंस है इन दोनों में, समझे इस बात को। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। मैंने लाइन लिखवाई थी हालांकि ये पीछे, मैं पर भूमिका तैयार कर रहा हूं वापस अपनी बात की, अपनाया गया। अच्छा, इसमें क्या होता है संसदीय शासन व्यवस्था में, इसमें 2 प्रकार के कार्यपालक होते हैं, इसमें 2 प्रकार के कार्यपालक होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में नामात्र का कार्यपालक या वास्तविक कार्यपालक ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में एक राष्ट्रपति है, वही सब कुछ है। अमेरिका में प्रधानमंत्री है ही नहीं। जिन देशों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों है ना, वहां संसदात्मक शासन व्यवस्था, ये ध्यान रख लेना। और जहां अकेला राष्ट्रपति है ना, वहां केवल क्या है, वहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अच्छा, संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, 2 प्रकार के कार्यपालक होते हैं, 2 प्रकार के कार्यपालक होते हैं। एक होता है वास्तविक और एक होता है नाममात्र का। अब मैं तुलना कर रहा हूं 2 देशों की, कौन कौन से देशों की, इंग्लैंड और भारत की। अच्छा, इंग्लैंड, मैंने ये कहा, एक शब्द और साथ में लिया मैंने
कि इंग्लैंड लोकतंत्र तो है लेकिन इंग्लैंड में गणतंत्र नहीं है, ठीक है। और भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है, भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है। इसका क्या मतलब होता है? देखो, गणतंत्र किसे कहते हैं, गणतंत्र की परिभाषा क्या होती है? गणतंत्र की आप सामान्य रूप से जब भी कोई एग्जाम में प्रश्न पढ़ा होगा अगर आपने, तो गणतांत्रिक राष्ट्र किसे कहते हैं? गणतंत्र का तात्पर्य क्या होता है? जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष, देश का राष्ट्राध्यक्ष, जो भी राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, वो क्या कहलाता है? उस देश को गणतंत्र कहा जाता है। जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत ना हो, ये भी कह सकते हो। अर्थात राष्ट्राध्यक्ष का पद, ये लाइन लिखी आती है उत्तर में, पद वंशानुगत ना हो, वंशानुगत ना हो, राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत ना हो, तो वो क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। अच्छा, इंग्लैंड और भारत में क्या डिफरेंस है फिर इस मामले में? देखो, इंग्लैंड में भी नाममात्र की कार्यपालिका, नाममात्र का कार्यपालक होता है, एक वास्तविक कार्यपालक होता है जिसके पास वास्तव में पावर होती है। भारत में भी यही है, एक नाममात्र का राष्ट्राध्यक्ष या नाममात्र का कार्यपालक है, नाममात्र का, और एक वास्तविक है। दोनों बातें, एक वास्तविक है और एक नाममात्र का है, ये चीजें। अब देखो, इंग्लैंड में नाममात्र का कार्यपालक कौन? इंग्लैंड में नाममात्र का कार्यपालक होता है वहां पे राजा। कौन होता है? राजा है इंग्लैंड में। और इंग्लैंड के अंदर वास्तविक कार्यपालक कौन? वास्तविक कार्यपालक है इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। कौन है? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ठीक है। कार्यपालक कह दो, चाहे नाममात्र का राष्ट्राध्यक्ष, वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष, नाममात्र का राष्ट्राध्यक्ष, वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष, एक ही बात है। भारत में नाममात्र का कार्यपालक कौन? राष्ट्रपति। भारत में नाममात्र का कार्यपालक कौन है? राष्ट्रपति। इंग्लैंड, भारत में वास्तविक कार्यपालक कौन है? प्रधानमंत्री। अब यहां ध्यान दें, भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री होता है, भारत में जो प्रधानमंत्री है, क्या इसका पद वंशानुगत है? क्या प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनता है? नहीं। इसका क्या होता है? निर्वाचन होता है। इसका भी क्या होता है? निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। हालांकि प्रधानमंत्री पद के रूप में इसकी नियुक्ति होती है, ये ध्यान दे लेना। प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, प्रधानमंत्री पद के रूप में उसकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। लेकिन ये जनता के द्वारा चुना जाता है, कैसे भी चुना जाए, है ना, एक क्रम होता है, जनता के द्वारा चुनाव होता है इसका। राष्ट्रपति की भी नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति भी क्या होता है? निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति भी क्या होता है? निर्वाचित होता है। मतलब इसका भी पद वंशानुगत नहीं होता, नहीं होता ना। यानी कि भारत में नाममात्र का कार्यपालक और वास्तविक कार्यपालक दोनों ही पद क्या है? निर्वाचित है। इसलिए भारत में गणतंत्र है, इसलिए भारत में गणतंत्र है। क्योंकि गणतंत्र की परिभाषा क्या होती है? चाहे कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, जब राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत ना हो तो गणतंत्र होता है। अब भारत में दोनों की पद किस प्रकार के हैं? वंशानुगत नहीं है, दोनों ही जनता के द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्राध्यक्ष का पद दोनों ही जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है। अब अमेरिका, इंग्लैंड की बात करूं मैं, देखो इंग्लैंड में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इंग्लैंड एक गणतंत्र नहीं है, भारत एक गणतंत्र भी है। अब यहां पर क्या डिफरेंस आता है? नाममात्र का कार्यपालक जो राजा है, इसका पद वंशानुगत है, वहां पे वंशानुगत है। राजा का पद आज भी वहां पर क्या है? वंशानुगत है। राजा का बेटा ही राजा बनता है। हालांकि इसकी प्रशासन में या इसकी राजकार्य में या देश के शासन के संचालन में इसकी कोई भूमिका नहीं है ज्यादा बड़ी, लेकिन फिर भी वहां पर एक हस्ताक्षर, जैसे राष्ट्रपति यहाँ हस्ताक्षर करने के लिए होता है, वहां भी राजा जो हस्ताक्षर करने के लिए, राजा के कोई भी कानून नियम वगैरह बनते हो तो राजा उस पर हस्ताक्षर करता है और राजा का बेटा ही राजा बनता है। जबकि वास्तविक पावर किसके पास है? वहां पर इंग्लैंड के अंदर प्रधानमंत्री के पास है, जो कि निर्वाचित पद है। जो कि किस प्रकार का पद है? इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता है, इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता है, लेकिन जो नाममात्र के कार्यपालक है उसका चुनाव नहीं होता। तो इसलिए एक गणतंत्र नहीं है, इंग्लैंड एक गणतंत्र नहीं है। समझ आई बात? ठीक है। तो कल जो बात मैंने बताई थी दोबारा देखें। मैंने ये कहा कि भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है, या भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब संसदीय शासन प्रणाली का तात्पर्य क्या होता है? देखो, शासन प्रणालियां दो प्रकार की होती है, एक होती है अध्यक्षात्मक और एक होती है संसदात्मक।
ठीक है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, यानी कि संसद की सर्वोच्चता को रखा गया है। और संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से ली है हमने। इंग्लैंड और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है, ये थोड़ी सी चीज हमने समझ ली। अगली विशेषता देखो क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताओं के क्रम में पढ़ रहे हैं अपने। सरकार का संसदीय स्वरूप के बाद है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, ये बता नहीं थी क्या बात, ये चलो फिर भी समझ। कितने नंबर है, 6 नंबर। पॉइंट है संसदीय संप्रभुता, संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखो आपने ये बात अब तक ये समझ ली है कि भारत में संसदीय संप्रभुता को अपनाया गया, मतलब भारत में संसद सर्वोच्च संस्था है। संसद सर्वोच्च संस्था है। प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति, किसके प्रति, लोकसभा किसका भाग है, संसद का। संसद के 2 भाग है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, उत्तरदायी होते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भारत में संसद को संप्रभु माना गया। कैसे पता चल रहा है, देखो जो शासन के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अगर तुलना की जाए तो कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वो व्यवस्थापिका के प्रति यानी संसद के प्रति उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल यानी ये कौन है, कार्यपालिका में आते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल किस में आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं। ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा किस में आती है, व्यवस्थापिका में आती है। मतलब प्रधानमंत्री बन गया वो, फिर भी वो संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगा। भारत में किसको अपनाया गया, संसदीय संप्रभुता को अपनाया गया। और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। देखो संसदीय संप्रभुता ये माने तो अपने ब्रिटेन की देन है, ये किसकी देन है, संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन की देन है। और न्यायिक सर्वोच्चता किसकी देन है, अमेरिका की देन है। न्यायिक सर्वोच्चता किसकी देन है, अमेरिका की देन है। अच्छा, अमेरिका में क्या है, न्यायपालिका से ऊपर कुछ नहीं है। सबसे ऊपर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है ना अमेरिका की, उससे ऊपर कुछ नहीं है। भारत में देखो संसद बहुत ऊपर की संस्था है, न्यायपालिका भी बहुत ऊपर की संस्था है, लेकिन इन दोनों में अच्छा समन्वय बनाया गया है। कैसे बनाया गया कि भारत में भी सुप्रीम कोर्ट को बहुत ऊपर तक माना गया। देखो क्या, कैसे समझेंगे अपने, देखो सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा, सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दी गई है कि वो किस पे कंट्रोल कर रही है, संसद पे, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, संविधान के कौन से अनुच्छेद हैं जो सुप्रीम कोर्ट को ये इस प्रकार की इजाज़त देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 142 के तहत। आपको इसमें क्या है ये भी याद नहीं करना, परंतु ये 3 अनुच्छेद है जो ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है।
अच्छा एक लाइन, अभी एक लाइन और समझना। संसद को यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट में समयानुसार वांछित, सुप्रीम कोर्ट की प्रणाली में या सुप्रीम कोर्ट में समयानुसार वांछित परिवर्तन कर सकती है। अच्छा और क्या है? संसद महाभियोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के या न्यायालय के, कोई भी न्यायालय चाहे न्यायाधीश को, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश है चाहे वो अन्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकती है। अब इस लाइन का चित्त समझे, क्या लिखा है कि भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच में अच्छा समन्वय है। भारत में संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन से ली गई है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता अमेरिका से ली गई है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट इतनी हावी है कि वो संसद के ऊपर कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वहां शक्ति पृथक्करण है, और इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता इतनी हावी है कि कोर्ट की संसद के ऊपर कुछ नहीं चलती। लेकिन भारत में दोनों का एक दूसरे के साथ समन्वय बनाया गया। भारत में कोर्ट को ऐसे अधिकार दिए गए कि वो संसद पर कंट्रोल कर सके और संसद को ऐसे अधिकार दिए कि वो सुप्रीम कोर्ट पर भी कंट्रोल कर सकती है। तो ये दोनों में समन्वय कैसे? सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, मौलिक अधिकारों से असंगत है, या कुछ और ऐसी चीजें जो कि संविधान के खिलाफ है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, असंवैधानिक है। जैसे 99वां संविधान संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट ने, संसद ने क्या किया था, 99वां संविधान संशोधन हुआ और 99वें संविधान संशोधन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कुछ परिवर्तन किए, न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया। सुप्रीम कोर्ट को नागवार गुजरा, सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। 99वां संविधान संशोधन जिसमें न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया, वो वही नहीं संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और किस पे कंट्रोल किया? संसद पर कंट्रोल किया। अब संसद के पास क्या अधिकार है? संसद क्या कर सकती है? संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद को अधिकार है संविधान में संशोधन करने का। संसद संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो प्रक्रिया होती है, सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य होता है, उनमें परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा एक खास बात यह है कि संसद चाहे तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उसके पद से हटा सकती है। तो न्यायाधीशों को भी डर रहता है कि हम संसद के बिल्कुल खिलाफ चले गए तो संसद हमारे खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया से हटा देगी। संसद को भी डर रहता है कि अगर हम संविधान के खिलाफ चले गए तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, हमारी जो है उस पर जो हमने संविधान संशोधन किया या जो भी हमने नया कानून बनाया उसको क्या कर सकती है? रद्द घोषित कर सकती है। तो ये दोनों में अच्छा समन्वय है और ये बातें इस बात का द्योतक है कि इन दोनों का अच्छा समन्वय किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उतार लिया था ना? अगला पॉइंट है स्वतंत्र व एकीकृत न्यायपालिका। कितने नंबर है? 7 नंबर। 7 नंबर है एकीकृत व स्वतंत्र। पहले तो एकीकृत व स्वतंत्र लिखा है ना, चलो अपने स्वतंत्र व एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्र और एकीकृत बनाता है। एकीकृत न्यायपालिका, यहां दोबारा देखें, एक चीज मैंने आपको पहले समझा दी थी पर मैं फिर दोबारा समझाऊंगा। यहां मैंने लिखा स्वतंत्र व एकीकृत न्यायपालिका। तो पहले स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या तात्पर्य हुआ? पहले इस बात पे चर्चा करते हैं अपने कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है, इसका क्या तात्पर्य हुआ? देखो, मैंने आपको बताया था एक दिन की क्लास में कि शक्ति के 3 अंग होते हैं। शक्ति के 3 अंग। शक्ति के कितने अंग होते हैं? राज्य के पास 3 पावर होती है। किसी राज्य के शासन संचालन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी 3 चीजों की आवश्यकता होती है? एक तो कानून बनाने वाली संस्था की आवश्यकता होती है। अगर किसी देश पर, किसी क्षेत्र पर शासन करना है तो कानून बनाने की संस्था होनी चाहिए आपके पास, कानून बनाने की संस्था। एक संस्था होती है जो उस कानून को लागू करती है। एक संस्था होती है जो उस कानून को लागू करती है, जो बना दिया उसको लागू करना।
अपने अपने एरिया में। एक संस्था होती है जो कानून का उल्लंघन होने पर दंड देती है, कानून उल्लंघन होने पर दंड देती है, कानून उल्लंघन पर दंड देने वाली संस्था। ये 3 संस्थाएं होती है। इन तीनों संस्थाओं के नाम आप अच्छे से जानते हैं। कौन कौन सी? कानून बनाने वाली संस्था को कहते हैं व्यवस्थापिका। क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका। कानून को लागू करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? कार्यपालिका। और कानून का उल्लंघन होने पर दंड देने वाली संस्था को क्या कहते हैं? न्यायपालिका। ये तीनों संस्थाएं होगी। अच्छा, अगर शक्ति के तीनों अंग कानून बनाना, कानून लागू करना और कानून का उल्लंघन करने पर दंड देना, ये तीनों पावर जब एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो उसे तानाशाही शासन कहते हैं या उसे राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र किसे कहेंगे? मूल रूप से बात करें, जब ये तीनों संस्थाएं एक ही व्यक्ति के पास में हो और वो व्यक्ति वंशानुगत चल रहा हो तो वो राजतंत्र है। राजा ही देखो, पहले पुराने समय में राजा ही कानून बनाता था, राजा ही कानून का लागू करता था और राजा ही उल्लंघन होने पर दंड दे देता था। तीनों काम एक व्यक्ति के होते थे। ठीक है, वो चीज बदल गई। भविष्य में क्या आया? लोकतंत्र आया। लोकतंत्र में क्या होता है? मूल रूप से जनता का शासन होता है, वो एक अलग चीज है। एक नया शब्द आया, शक्ति पृथक्करण। क्या शब्द आया नया? शक्ति पृथक्करण। एक अवधारणा ये कहती है कि यदि ये तीनों पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में या एक ही संस्था के हाथ में है, चाहे वो संस्था जनता के द्वारा चुनी गई संस्था है, फिर भी वो तानाशाही हो जाएगा, क्योंकि उस पर कोई खुद पे तो कंट्रोल है ही नहीं। भाई व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पे कोई कंट्रोल नहीं है, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका पे कोई कंट्रोल नहीं है, या व्यवस्थापिका कार्यपालिका का न्यायपालिका पे कंट्रोल नहीं है, न्यायपालिका का इन दोनों पे कंट्रोल नहीं है, तो काम नहीं चलेगा। और जब एक ही व्यक्ति के पास में होगी तो कोई कंट्रोल होगा ही नहीं, अलग अलग व्यक्तियों के पास रखो। तो भारत में क्या किया गया? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तो दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन न्यायपालिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है? अर्थात कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का न्यायपालिका पर सीधे तौर पर कोई अधिकार नहीं है। ना ही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में जो व्यक्ति होते हैं वो न्यायपालिका में किसी हालत में नहीं आ सकते। भी प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के न्याय करने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा कुछ। कोर्ट के सामने ये सब गौण है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। कोर्ट इन पर नियंत्रण रखती है, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर मूल रूप से। अब देखो, राज्यों की अपनी व्यवस्थापिकाएं होती है और केंद्र की अपनी व्यवस्थापिकाएं। हम बात करेंगे अभी फिलहाल केंद्रीय व्यवस्थापिका की, जो केंद्र में कानून बनाने का काम करती है। केंद्रीय व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद। केंद्रीय व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है, और इसीलिए संसद के सदस्य को क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। या हिंदी में बोलते हैं हम सांसद। उसी प्रकार से संसद के 2 भाग होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। मैंने आपको बताया था, लोकसभा में वर्तमान में 550 सदस्य हैं और राज्यसभा में वर्तमान में 250 सदस्य हैं। ठीक है, और लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता देश का क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। यानी कि प्रधानमंत्री किस में आएगा? और कार्यपालिका में प्रधानमंत्री किस में आता है? अब प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ मंत्री बनाता है। इन्हीं 550 और 250 लोगों में से, ये 550 है, ध्यान रख लेना, इन्हीं 550 और 250 लोगों में से अपना मंत्रिमंडल तैयार करता है प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल। ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल कहाँ से आए हैं? ये लोकसभा और राज्यसभा से ही तो आए हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल किधर से आए? इससे। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी हुई है, यहीं से ये इधर आते हैं। अब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा में अगर यहाँ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए प्रधानमंत्री या मंत्री के खिलाफ, तो ये अपना पद त्यागना पड़ेगा। वहां संसद से फिर नए लोग प्रधानमंत्री और मंत्री आएंगे। इन दोनों का आपस में समन्वय है। ठीक है, ये तो इन दोनों में तो शक्ति पृथक्करण नहीं है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में। लेकिन न्यायपालिका में क्या आती है? सुप्रीम कोर्ट आती है, सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं सारे। इनका इधर वाले लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए क्या कहा गया कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया। शक्ति पृथक्करण को अपनाते हुए भारत में न्यायपालिका को इन दोनों से अलग रखा गया। ठीक है, यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ भी बैठते हैं, यहाँ वाले लोग यहाँ भी आते हैं। समझ में आई बात? लेकिन इधर कोई नहीं आता। इसलिए क्या कहा मैंने? भारतीय संविधान की विशेषता है कि वो न्यायपालिका किस प्रकार की बना रहे हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका बना रहे हैं।
एकीकृत न्यायपालिका का क्या तात्पर्य हुआ? अभी एकीकृत न्यायपालिका का क्या तात्पर्य है, इस पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा एकीकृत न्यायपालिका। देखो, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एकीकृत नहीं है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एकीकृत नहीं है, लेकिन भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। यानी कि गड़साना से लेकर के दिल्ली तक न्यायपालिका का एक क्रम है, लेकिन गड़साना के सरपंच का दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है। व्यवस्थापिका और कार्य, मुख्यमंत्री का मूल रूप से डायरेक्ट प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री डायरेक्ट मुख्यमंत्री पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, यहाँ गड़साना वाली कोर्ट के जजों पर कार्यवाही कर सकती है। हाई कोर्ट के जितने भी निर्णय होते हैं, हाई कोर्ट जितने भी काम कर रहा है उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। अधीनस्थ न्यायालयों में जितने भी काम होते हैं उन सब पर सुनवाई क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। यानी शुरू से लेकर के अंत तक एक ही क्रम है, एकीकृत न्यायपालिका है। जबकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एकीकृत नहीं है, उनका एक दूसरे से लेना देना नहीं होता। इसीलिए एकीकृत न्यायपालिका का तात्पर्य होगा, देखो इसमें अपने लिख सकते हैं, देश में सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। देश में सर्वोच्च स्तर पर किसका गठन किया गया है? सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। ठीक है, देश के सभी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्य करते हैं। देश के सभी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट देश की सभी हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमों पर सुनवाई कर सकती है। देखो, एक क्रम है थोड़ा सा न्यायपालिका का, वो बता देता हूं मैं आपको। सबसे ऊपर के स्तर पर तो होती है सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर के स्तर पर तो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सबसे ऊपर के स्तर पर है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद आती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद आते हैं जिला न्यायालय। कौन से न्यायालय आते हैं? प्रत्येक जिले का अपना अपना न्यायालय होता है, जिला न्यायालय। ठीक है, जिला न्यायालय के बाद आते हैं सत्र न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय। क्या आते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। अब अधीनस्थ न्यायालय दो प्रकार के होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है न्यायिक मुंसिफ कोर्ट प्रथम श्रेणी और न्यायिक मुंसिफ कोर्ट द्वितीय श्रेणी, दो प्रकार की होती है। खैर अभी इस पे अपने को चर्चा नहीं करनी, यहाँ अपने कोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं। आपको यहाँ पर एक चीज देखनी है कि अधीनस्थ न्यायालय में दो प्रकार के न्यायालय कौन से आते हैं, उन पे चर्चा करते हैं। दो प्रकार के न्यायालय, विषय से संबंधित दो प्रकार के न्यायालय बनते हैं। एक तो होते हैं फौजदारी न्यायालय और एक होते हैं दीवानी न्यायालय। दो प्रकार के न्यायालयों की बात हो रही है, फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय। फौजदारी मतलब वे न्यायालय जहां पर लड़ाई झगड़ा मारपीट है ना, हत्या, इन चीजों की सुनवाई होती है। ठीक है, झगड़ा लिख रहा हूं सिर्फ एक, बाकी चीजें आप समझ लेना। ठीक है, हत्या मारपीट इनकी सुनवाई होती है। और दीवानी न्यायालय जहां पर धन, दुकान, जमीन, इनको लेकर के जब विवाद है ना, तो वो कौन सा न्यायालय है? दीवानी न्यायालय की बात होती है। ये विवाद कहाँ सुने जाते हैं? दीवानी न्यायालय में सुने जाते हैं। और ये हत्या और फौजदारी, ये जो हत्या झगड़ा मारपीट लड़ाई झगड़ा ये जो चीजें, ये फौजदारी न्यायालय की बात होती है। हालांकि बहुत से दीवानी मामले बाद में फौजदारी मामले बन जाते हैं। मतलब मेरा किसी के साथ दुकान को लेकर के या जमीन को लेकर के झगड़ा है, तो थोड़े टाइम तक सिंपल झगड़ा रहेगा, बाद में हत्या मुक्ति हो जाएगी।
ठीक है, हत्या भी हो जाती है जमीन को लेकर के, बाद में वो मामला फौजदारी मामला ही बन जाता है। और हालांकि इन दोनों की सुनवाई एक ही कोर्ट करती है, और कई मामलों में दीवानी न्यायालयों की सुनवाई जो है वो एसडीएम करता है, आपको पता हो तो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एसडीएम कोर्ट में, तहसील कोर्ट में मामले चलते हैं। चलो इनके बारे में भी एक बार जानकारी अपने को नहीं लेनी, अपने बात कर रहे हैं कि देश में एकीकृत न्यायपालिका है, यानी छोटे स्तर से लेकर के जिले से, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, एक क्रम चलता है। सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण है हाईकोर्ट पर, हाईकोर्ट का नियंत्रण है जिला न्यायालयों पर, जिला न्यायालयों का नियंत्रण है अधीनस्थ न्यायालयों पर, फौजदारी न्यायालयों पर, इन सभी न्यायालयों पर। आपको इतना नॉलेज ले ले कि फौजदारी मामले कौन से होते हैं, दीवानी मामले कौन से होते हैं, ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसको उतार लीजिए, एकीकृत न्यायपालिका, स्वतंत्र व एकीकृत न्यायपालिका। चलो अगला पॉइंट है कितना नंबर, मैंने एक साथ ही बता देने, बस 3 चीजें हैं। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी, और मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ये 3 चीजें। देखो, ये भारतीय संविधान की विशेषताओं में ये बताया गया है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार देता है, नीति निर्देशक तत्व बताता है, मौलिक कर्तव्य बताता है। ये विशेषता ही है एक प्रकार की। ठीक है, मतलब जो कुछ संविधान में है वो संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक है, और उसको बस व्याख्यात करना है हमने कि क्या क्या है, छोटे छोटे स्तर पर हमने समझना है इसको। ठीक है, मौलिक अधिकार इनको बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स। नीति निर्देशक तत्वों को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। मौलिक कर्तव्यों को बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, 3 चीजें हैं। अब ध्यान देना, मौलिक अधिकारों की बात करें तो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य इनका उल्लेख है, के मध्य उल्लेख किया गया। ठीक है, एक बात। मौलिक नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किसका उल्लेख किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है क्या, इस पे चर्चा करेंगे भी। उसके बाद मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये संविधान के भाग 4 कै में शामिल है। कहां पर शामिल है, भाग 4 कै में जोड़े गए हैं, और अनुच्छेद है 51, अनुच्छेद है 51 कै से 51 तय तक, 51 कै से 51 तय तक इनका उल्लेख है। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य ये चीज होगी। देखो, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या, एफआर की संख्या कितनी थी, मौलिक अधिकारों की, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। कितनी थी, 7। अगर बात करें मूल संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी थी, 14। ठीक है, और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो 0। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे ही नहीं। अच्छा, बात करते हैं वर्तमान में एफआर की संख्या, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, 6। वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व कितने हैं, तो वही 14 ही मानेंगे भी। ठीक है, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो कितने हो गए अब, 11। या मैं इसको ऐसे लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, 10 + 1 = 11, 10 + 1 = 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में, 11। ठीक है, अब बात आती है कि मौलिक अधिकार क्या है, पहले थोड़ा सा समझ लें। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में भारतीय नागरिक होने के नाते हमें कुछ अधिकार दिए गए सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ, कि राज्य हमारे साथ ऐसा भेदभाव नहीं करेगा, राज्य हमारे साथ ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, राज्य में ये उपलब्ध, ऐसी व्यवस्थाएं करेगा, कुछ ऐसी चीजें मौलिक अधिकार के रूप में दी गई है। नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई है, राम राज्य की अवधारणा। राज्य शराबबंदी करेगा, राज्य पशुओं के ऊपर, पशुओं की उच्च नस्ल का विकास करेगा, राज्य कृषि का विकास करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की विदेश नीति के बारे में नीति निर्देशक तत्व का संबंध देखें, लाइन से समझे। नीति के संबंध में दिए गए निर्देश, जो भी सरकार बनेगी उन्हें इनका पालन करना चाहिए। जैसे ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो सरकार को दिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्यों में हमारे कर्तव्य निर्धारित किए गए कि यदि हम भारत के नागरिक हैं तो भारत का नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं।
वो कर्तव्य दिए गए भाग 4 क में। ये नागरिकों के कर्तव्य मूल रूप से, और ये पढ़े तो ये सरकार के कर्तव्य है एक प्रकार से, कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को वैसा करना चाहिए, और ये नागरिकों के अधिकार होते हैं। अच्छा, बात यह आती है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में कितनी होगी? 6। तो क्या हुआ था ऐसा? नोट लगा के यहां लिख लेते हैं। नोट, कौन सा संविधान संशोधन? कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। पहले जोड़ा गया, पहले 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 1978 के द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का मौलिक अधिकार FR समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा मौलिक अधिकारों की ज्यादा, कि कौन सा मौलिक अधिकार है कौन सा नहीं है, इस प्रकार की ये चीजें अभी नहीं पढ़ेंगे अपने यहाँ भी इनको, क्योंकि हम मौलिक अधिकार टॉपिक में क्या पढ़ेंगे फिर, और अभी तो हम संविधान की विशेषताएं देख रहे हैं, तो छोटे स्तर पर वो देख लेते हैं और बाद में उतार लेना। रुक जाओ, कहीं नहीं भागना, थम जाओ। उसके बाद देखो यहां बात आती है तो यहां कोई संशोधन हुआ ही नहीं, कुछ नहीं करना। अब यहां बात आती है तो यहां क्या हुआ था 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। देखो 4 और 2 6, 4 और 4 8, 1978, 4 और 2 6, 1976। 42वां संविधान संशोधन, CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए, 10 मौलिक कर्तव्य FD फंडामेंटल ड्यूटी शामिल किए गए, यहाँ जोड़े गई 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और उसके बाद कितना, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। मूल संविधान में कितने थे? 0। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? मूल संविधान में कितने थे? एक कम कब हुआ? 44वें संविधान संशोधन से कम कर दिया संपत्ति का अधिकार। ठीक है, और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 0, और अब कितने हो गए? 10 + 1 11। 10 कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 से। अब क्या जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, कौन से मौलिक कर्तव्य है, कौन से नीति निर्देशक तत्व है, कौन से मौलिक अधिकार है, ये चर्चा हम जब मौलिक अधिकार टॉपिक पढ़ेंगे, DPSP पढ़ेंगे, तब करेंगे इनके बारे में डिटेल से चर्चा। अभी हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हम संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो हमें ये बताओ कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, और वो कहाँ है, ये उतार लीजिए। है मूल संविधान में कुछ नहीं है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य वर्ड नहीं है। 4 क भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क से लेकर के 51 ट तक नोट लगा के एक लाइन लिखना। मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत सरकार, मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत सरकार 1980 ब्रैकेट में लिखना। 1980 में ये मामला हुआ था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव, बहुत ही ज्यादा विवाद होता है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में, आपस में बड़ा टकराव रहता है भारतीय संविधान में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर टिकी हुई है। नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर टिकी है।
संतुलन पर टिकी है। ये किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह वक्तव्य दिया था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर टिकी हुई। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या है हमारा? 8 हो गए, 9वां पॉइंट बता दिया करो। 9वां, ठीक है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखो, वर्तमान में विद्वान जो है वो इस लाइन को गलत मानते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ हुआ जिसका कोई धर्म ना हो, जो किसी धर्म को ना मानता हो। और धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं लिया जाता। अध्यात्म में धर्म का तात्पर्य होता है न्याय, आदर्श, सच्चाई, ईमानदारी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब भारत में ना तो न्याय है, ना समाज सत्य है, ना ईमानदारी है, ना सच्चाई है, कुछ नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है। तो इसलिए धर्मनिरपेक्ष की बजाय ज्यादा सही शब्द जो होता है वो शब्द होता है पंथ निरपेक्ष। कौन सा शब्द होता है? पंथ निरपेक्ष। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, ये बात ज्यादा सही है। और ज्यादा सही क्या? ये ही सही है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये सही नहीं है। ये लाइन, ये कथन, ये पॉइंट सही नहीं है। और कहीं भी भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं लिखा गया। भारतीय संविधान में कहीं भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा नहीं लिखा गया। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, ये बात भी सिर्फ एक ही जगह लिखी गई है। देखो, संविधान की प्रस्तावना में भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य बताया गया है ना। प्रस्तावना जब आप पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहां से शुरू होती है ना प्रस्तावना। जब आप पढ़ते हैं प्रस्तावना, देखना आप घर जाकर के पढ़ भी लेना चाहिए। अभी तो पूरा मैं प्रस्तावना जब टॉपिक कराऊंगा तब कराऊंगा प्रस्तावना, लेकिन मैं बता देता हूं कि प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोगों से। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये लिखा हुआ है प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक, देखो भारत में लोकतंत्र भी है और भारत एक गणराज्य है, गणतंत्र भी है, गणराज्य। आगे डैश 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 टू बी कंटिन्यूड। ये जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तब की बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं केवल और केवल कि पंथ निरपेक्ष शब्द आया हुआ है। और ये भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारतीय संविधान भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है। अब पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ? पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य क्या हुआ? पंथ निरपेक्ष का अर्थ, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? पंथ निरपेक्ष का अर्थ है अर्थात भारत का संविधान किसी धर्म विशेष या समुदाय विशेष या पंथ विशेष, कुछ भी कह दो, समुदाय, किसी धर्म विशेष, समुदाय विशेष या पंथ विशेष को मान्यता नहीं देता है। पंथ विशेष को मान्यता नहीं देता है। संविधान के समक्ष सभी धर्म समान हैं। संविधान के समक्ष सभी धर्म क्या है? समान है, एक समान है, कोई भेदभाव नहीं करता। संविधान ये बोलता है कि मैं इसमें कोई भेदभाव नहीं करता, जबकि संविधान बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है। सभी धर्म समान है,
सभी धर्म समान हैं, ये लिखा गया। संविधान के समक्ष सभी धर्म क्या है, समान है, ये बात लिखी गई। ये पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होगा। अच्छा, यहाँ प्रश्न क्या बनता है, देखो आपके एग्जाम में एक प्रश्न आया हुआ, उस प्रश्न पे चर्चा कर लेता हूँ। चलो पीछे हो इसी पे। अनुच्छेद जो भारत को पंथ निरपेक्ष बनाते हैं, यहां पंथ निरपेक्षता कौन कौन से अनुच्छेदों में झलकती है? पंथ निरपेक्ष, भारत को पंथ निरपेक्ष बनाते हैं, वो कौन से अनुच्छेद है जो भारत को पंथ निरपेक्ष बनाते हैं? ध्यान देना, संविधान का अनुच्छेद, शुरुआत करें अपने, एक तो प्रस्तावना बनाती है भारत को पंथ निरपेक्ष, स्पष्ट लिखा गया, प्रस्तावना में तो लिखा ही है। उसके अलावा कहाँ कहाँ ऐसी बातें हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? उसके अलावा बात करें 1 2 3 4 5 में नहीं है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता यानी कोई भेदभाव नहीं, अनुच्छेद 15, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको कि इनमें है क्या, डिटेल पढ़ेंगे समझेंगे, पर अभी एक बार ये सिर्फ इतना है कि पंथ निरपेक्ष को परिलक्षित करने वाले अनुच्छेद कौन से, जो पंथ निरपेक्ष के लक्षण है जिनके अंदर 14, 15, अनुच्छेद 16 भारत को पंथ निरपेक्ष बनाता है, अनुच्छेद 17 भी पंथ निरपेक्ष बनाता है, एक प्रकार से किसी प्रकार का भेदभाव करने से रोकता है। उसके बाद मूल रूप से जो वास्तविक रूप में भारत को पंथ निरपेक्ष बनाने वाले अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 25। 25 में क्या है, 23 24, हाँ 25 में है ना, किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुरूप आचरण करने तथा उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। भारत में नागरिकों को 3 लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुरूप आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। मतलब किसी भी धर्म को मानो, भारत नहीं रोक रहा, इसका मतलब भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष है, भारत कोई किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं कर रहा। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन से संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य कर नहीं लेगा, किसी भी धर्म की बढ़ावे के लिए राज्य कर नहीं लेगा। अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी संस्थाओं में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28 ये अनुच्छेद पंथ निरपेक्ष की भावना को परिलक्षित करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था, एक धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य, इसको उतार लीजिए, कल होगा टॉपिक पूरा।